अगर आपको जानना है कि शक्तिमान में डॉक्टर जयकाल का रोल किसने किया है, अगर आपको जानना है कि 2020 में कांचली मूवी में ठाकुर का किरदार किसने किया है, और अगर आपको जानना है कि हैदर मूवी में परवेज लोन का किरदार किसने निभाया था, और अगर जानना है 1987 में जो मूवी रिलीज हुई थी निर्माण, उसमें किस एक्टर ने डेब्यू किया था, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट है दोस्त लोटस वर्ल्ड के एक स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको अभी तक पता लग ही गया होगा मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। आज हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ललित पारमुज जी। ललित जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि हाउ आई विल स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको बहुत रोल्स में देखा है, लेकिन जिस रोल ने आपको आपकी जो लाइफ थोड़ी बहुत चेंज कर दी, आपको बहुत मशहूर बनाया, वो था डॉक्टर जयकाल का रोल शक्तिमान में। उसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर में कहाँ पे आपने जन्म लिया, क्या स्टोरी थी, कैसे आप फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप मुंबई कैसे पहुंचे। अगर आप बॉलीवुड एरा के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को बताओगे तो उनको थोड़ा पता चलेगा कि ललित पारमुज कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। देखिए, हुआ तो मेरा कश्मीर में ही अर्ली एजुकेशन जो हुई है मेरी प्राइमरी सेकेंडरी, वो कश्मीर में हुई है। बटवारा में एक स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय, वहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो जैसा कि कश्मीर की मिडिल क्लास फैमिली में 10th के बाद से ही एक प्रेशर आ जाता है कि या नेचुरली है, जेनेटिक है कि हमें किस करियर में जाना है, तो जनरली मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, यही सब सुनने को आता है। और हमारे आसपास के सीनियर्स भी, दोस्त भी, रिलेटिव्स भी सब उसी ट्रैक पे चलते ही थे। जाने क्यों मेरे मन में एक क्या बोलेंगे, इसके प्रति एक डिसलाइक सा था कि मुझे ये नहीं करना है। कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है ना कि हम ये तय कर लेते हैं कि हमें ये नहीं करना है, क्या करना है इसका पता नहीं होता, तो ये नहीं करना है, ना इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, फिर क्या करना है। ये 10th के बाद 11th और 12th में, बल्कि 11th में ही, क्योंकि उस वक्त फिल्में देखने का सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया था, तो वहां से एक टेस्ट डेवलप हुआ सिनेमा के लिए, एक फिल्म के लिए। ये लगने लगा कि मैं भी एक्टिंग क्यों ना ट्राई करूं, जबकि ना कुछ आगे पता, ना पीछे पता, ना फैमिली में कोई। तो ये समझ में आया, कुछ मैगजीन्स पढ़ के, कुछ सीनियर एक्टर के इंटरव्यूज पढ़ के, कुछ किताबें मंगाई थी, तो ये जाना कि थिएटर करके ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट फिल्मों में जाना एक सिंपल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए बड़ा मुश्किल है और कठिन रास्ता है। तो थिएटर करेंगे ये प्लान किया। तो मैंने कश्मीर में थोड़ा सा थिएटर करने का सोचा था, बट वहां मुझे मौका मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तब कश्मीरी थिएटर करते थे। मैंने अपने 11th 12th के क्लास के टाइम में ही कुछ एक्सप्लोर किया था, तो फिर ये ख्याल आया कि दिल्ली ही थिएटर के लिए जाया जाए। तो मैं +2 करने के बाद दिल्ली गया, वहां मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं साइंस का स्टूडेंट था, साइंस मैंने छोड़ दिया, मैंने आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। रीजन यही था कि मेरे पास ज्यादा टाइम होगा थिएटर की एक्टिविटीज के लिए। और मैंने कॉलेज प्लेस से अपना जर्नी शुरू किया। कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी में जो सीनियर लोग थे उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, उनकी रिहर्सल्स देखता था, और एक प्ले में उन्होंने मुझे ले लिया मेरा पैशन देख के। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर उन्हीं सीनियर लोगों की मदद से दिल्ली में प्रोफेशनल थिएटर कहाँ होता है, ये NSD कहाँ है, और भी दूसरे थिएटर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की और वहां जाना शुरू किया। लोगों से मिलता था, अपना डिजायर बताता था, सीधे ही जाके बोलता था मुझे थिएटर करना है, कि आप अपने ग्रुप में मुझे रखना चाहोगे। तो वो कुछ रीडिंग कराते थे, बैठ के बातचीत होती थी, कभी बोलते कि ये प्ले में तो कास्टिंग हो गई है। तो इस तरह से किसी न किसी प्ले में मुझे फिर मौका मिलने लगा। और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने मंडी हाउस के प्रोफेशनल थिएटर में अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। तो हर साल कम से कम 4 या 5 नाटक में करता था। और शुरू में दिल्ली के शुरू के 5 साल, नियरली 5 years, मैंने लगातार थिएटर किया। अभी थिएटर से ही 4 पैसे भी कमाए, मतलब अपना सर्वाइवल थिएटर से ही चलाया मैंने। तो बट चूंकि थिएटर आपको ठीक ठाक पैसा नहीं देता है, ये मालूम था कि बॉम्बे जाना है, फिल्म्स में कोशिश करनी है। तब टेलीविजन इतना बड़ा नहीं था। पहले हमने दिल्ली में ही जब स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज के शोज बनने शुरू हुए तो उसमें ऑडिशन देना शुरू किया। तो मेरा पहला शो पुलिस फाइल से एक सीरियल था, थ्रिलर था, क्राइम बेस्ड, उसमें काम किया था। फिर स्पेस सिटी सिग्मा, हिमालय दर्शन, इस तरह के सीरियल बनने शुरू हुए, मैला आंचल। तब दूरदर्शन के 13 एपिसोड के शो बनते थे। टिल 92 में दिल्ली में ही था और दिल्ली के टीवी शो से काम करता रहा। दिल्ली के रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से भी मेरा काफी अच्छा संपर्क था और मैं रेडियो प्लेस में काम करता था। 92 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया, क्योंकि बॉम्बे शिफ्ट करना ही था। तो जो भी अपने घर की हालात, अपनी हालात, पैसे इकट्ठे करने की बात, इन सबको लेके मैं 92 एंड में मुंबई आया। और चांस की बात है कि तब 92 में ही सैटेलाइट टेलीविजन का एक तरह से आगमन हो गया था। जी टेलीविजन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टीवी नेटवर्क
एंड तो बहुत सारे एक्टर्स, टेक्नीशियंस, उन सबको काम मिलना शुरू हुआ था. तो दैट वाज अ नाइस पीरियड. फिर उसके बाद सोनी, स्टार, इसके अलावा ढेर सारे चैनल्स बनने शुरू हुए. तो हम एक्टर्स को हर बार किसी न किसी टीवी शो में काम मिल जाता था. ये 92, 93, 94 से चलता रहा. शक्तिमान 98, 99 में किया था मैंने स्टार्ट, वो दूरदर्शन के लिए ही था. तो इस तरह से काम चलता रहा, इस तरह से जिंदगी शुरू हुई. इसके अलावा मैंने अपना थिएटर ग्रुप भी बनाया, चूंकि मेरे मन में यंगस्टर्स को ट्रेन करने की इच्छा शुरू हो गई थी जब मैं बॉम्बे में शुरुआती दिनों में थिएटर भी किया. और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लोग बहुत गुमराह किए जाते हैं. तो इस इरादे से कि यंगस्टर्स को गुमराह न करें, तो मैंने भी एक छोटा सा एकेडमी और थिएटर शुरू किया था. 2004 से शुरू किया, फिर बीच में रुका, फिर 2008-9 से फिर शुरू किया, फिर वो लगातार चलता रहा. अभी ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे ट्रेनिंग प्लेज किए हैं. ये लॉकडाउन का पीरियड मैंने काफी अच्छा यूज किया विद स्टूडेंट्स, एंड आई डिड 3 plays with them, जो कि बहुत अच्छा रहा. 3 सेशंस में हमने ऑनलाइन में काम किया. तो जब आप कश्मीर से दिल्ली कौन से साल में आए थे? मैं आया था 82 में. 82 मेरा 82 में +2 हो गया था. हाँ, बिफोर द मेजर माइग्रेशन हैपेंड, आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ माय करियर रिक्वायरमेंट्स. और मैं 87 तक कश्मीर जाता रहा हर साल, चूंकि माँ बाप वहीं थे. भाई, मेरा छोटा भाई 85 में आया. उसने भी डीएवी कॉलेज श्रीनगर से, डीएवी स्कूल से अपना +2 किया था. फिर वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने आया, केमिस्ट्री में BSc किया. तब माँ बाप वहीं थे. तो मम्मी डैडी 87, 88 तक तो मैं जाता रहा. फिर 90 में मेरी मदर आ गई थी बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशंस एंड ऑल. बट माय फादर स्टेड देयर ओनली टिल 95. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. माय फादर एंड माय मदर्स फादर, यानी मेरे नाना जी, वो भी उसी घर में आ गए थे. वो दोनों वहां रहे हैं टिल 95. बट माय मदर केम इन अर्ली 90, जब ये मेजर एक्सोडस हुआ था. 82 में कश्मीर से दिल्ली आना, वी कैन से इट्स जस्ट शिफ्ट, इट्स नॉट जस्ट कि आप घूमने आए थे, आप पूरे अपने आप को. तो उस समय मतलब आई कैन नॉट रियलाइज कि हाउ यू इवन थॉट ऑफ भैया दिल्ली आना. उस समय जम्मू आना ही बहुत बड़ी चीज होती थी. तो किसने आपको रोका और किसने आपको सपोर्ट किया उस डिसीजन लेने में और दिल्ली आने में? रोका किसी ने नहीं, माँ बाप ने सपोर्ट ही किया. फादर उन दिनों मेरे जम्मू में थे, जम्मू में जॉब कर रहे थे. उनकी वो अकेले ही जम्मू में थे, और हम, मम्मी और मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग कश्मीर में ही थे. तो असल में माय मदर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू बिकॉज माय मदर इज नॉट वेरी एजुकेटेड. लेकिन हमारे घर में, हमारी फैमिली में परंपरा रही है फ्रॉम माय ग्रैंडफादर कश्मीर से बाहर स्टडी करने. माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर and he studied medicine in Indore. Okay. In 1920s में वो इंदौर से पढ़ के आए थे. He was one of the very well-known doctors. फिर मेरे फादर, मेरे दोनों अंकल, ये दोनों भी बाहर पढ़े हैं. तो माय मदर वाज लाइक, मेरे मदर के भाई यानी मेरे मामा जी, वो भी इंजीनियरिंग रुड़की से पढ़ के आए थे. तो हमारी फैमिली जो है वो एजुकेशन वाली फैमिली रही है, और पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गए हैं, फिर नौकरी के लिए वापस कश्मीर आए हैं. ऐसा एक चलन रहा है. तो इसीलिए रुकावट किसी को नहीं थी. तो लेकिन मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ. थिएटर वाला एलिमेंट मैंने थोड़ा सा छिपा के रखा था. तो वो भी सोचिए कि कैसे बोलते हैं ना लोग, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं. तो मैं भी उनकी नजरों में ट्रेनिंग करने जा रहा था, जबकि मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. इसलिए आज व्हेन आई लुक बैक, आई वाज कंप्लीटली गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन फोर्सेस. मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास किसी का रेफरेंस लेटर भी नहीं. तो जो आपका मैं करियर देख रहा हूँ, यू हैव, आपने डेब्यू एक थिएटर प्ले से किया था, एक्सपेंशन एंड द रूल, एक्सेप्शन एंड द रूल. सो वो आपको मिला कैसे? और थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो डेब्यू रहता है ना, वो यादगार होता है. थोड़ा बहुत अगर आप हमारे श्रोताओं को बताओगे कि हाउ यू गॉट दैट प्ले, या बहुत पहले friends, because I had started attending Mandi House में घूमना शुरू हुआ था, and I was interacting with a lot of theatre actors and directors. तो जनरली वहाँ चाय पे बैठ के बातें होती हैं कि अगला प्ले, अच्छा अरे तुम उससे मिलो भाई, वो एक प्ले कर रहा है, उससे मिलो भाई, ये फलाना प्ले कर रहा है. तो प्ले ओरिएंटेड वहाँ नाटक की बात, नाटक की खाना, नाटक की पीना, ये सब वहाँ पे एक माहौल है. थिएटर का माहौल दिल्ली रंगमंच का काफी अच्छा है. अभी कैसा है मुझे नहीं पता, बट वहाँ उस सेंटर, उस एरिया में ही, मंडी हाउस के एरिया में ही, यहाँ NSD है, वहाँ श्रीराम सेंटर है, एक तरफ रविंद्र भवन है, फिर लिटिल थिएटर ग्रुप है, कथक केंद्र है, और भारतीय कला केंद्र है. तो आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही वंडरफुल एनवायरनमेंट है. तो आदमी उसी की तरह सोचता और बात करता है. तो एक दोस्त के जरिए ही, जो मेरे साथ काम कर रहे थे कॉलेज के प्ले में, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक प्ले हो रहा है, और एक NSD से पास आउट डायरेक्टर है, ही नीड्स सम एक्टर्स, सो व्हाई डोंट यू मीट हिम. सो आई मेट हिम, he made a reading with me, जैसे कि उस वक्त का तरीका था कि एक आध सीन पढ़ते थे, तो डायरेक्टर को अच्छा लगता कि हाँ ठीक है करता है, और उस तरह से शुरू हुआ.
तो आपने कहीं कुछ ट्रेनिंग ली है कि किसी स्कूल से, ड्रामा स्कूल से, कि इट इज सिंपली बाय बर्थ यू आर एक्टर? नहीं, मेरी ट्रेनिंग हुई है. आई हैव लर्नड एवरीथिंग व्हाइल डूइंग प्लेस, व्हाइल एक्टिंग इन प्लेस. आई learned acting. I learned skills of acting, and I used to study also a lot, watch plays also a lot, see very interesting plays, video plays BBC के and all that. And I used to interact with जो मंडी हाउस में actors और directors का एक group रहता है उसमें, and I was working continuously. Every 2 or 3 months I was doing one play or the other. साल में 5 प्ले में करता ही था. तो मेरी ट्रेनिंग while working हुई. I was not paid. शुरू में there was no payment system for theatre. वो एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा ही था, तो उसी से करते करते मैं सीखता गया, जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है. तो फिर पहला प्ले जिसमें आपको पेमेंट मिली है, तो वो कौन सा था? वो एक प्ले था श्री श्री गणेश महिमा. एक महाश्वेता देवी एक वेल नोन नॉवेलिस्ट है, उनका उपन्यास था. उस उपन्यास पर बेस्ड एक प्ले बनाया था. तो उसमें मुझे 150 रुपए मिले थे. 8 शो के 150 रुपए. आप इमेजिन करो. तो 8 शो कितने दिन तक चला था? 8 दिन. लगातार शो तो 8 दिन नहीं, लगातार ही थे. तो दैट मींस कि एक लगातार 8 दिन. तो यहाँ पे आप थिएटर करना मुश्किल है कि मूवी या ड्रामा, जो कि आजकल विच वन? जितना मुझे लगता है कि थिएटर करना ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां पे रिटेक का ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन एज ए एक्टर आप क्या कैसे इसको लेते हो? देखिए, थिएटर इनिशियल डेज के लिए तो हर किसी के लिए जरूरी है. जो एक्टिंग का एक करियर बनाना चाहता है, उसके लिए थिएटर ट्रेनिंग इज द बेस्ट. बिकॉज उसी में ये जिसकी हम प्रॉब्लम कहते हैं ना, कि रीटेक और ये कंटिन्यूटी ऑफ इमोशन और बॉडी पे काम, वॉइस पे काम. चूंकि आप 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली स्टेज पे रहते हैं और लगातार रिहर्स करते हैं महीना भर या 45 दिन, तो रिहर्सल के दौरान ही आप सीखते हैं. तो वो जो सीख के आए हैं आप, तभी आप उसको फिल्म में अप्लाई कर सकते हैं. अब जो एक्टर्स डायरेक्ट फिल्मों में आते हैं, या तो वो बचपन से ही फिल्म के माहौल में रहे, इसीलिए उनका जो सिक्स्थ सेंस है वो जल्दी डेवलप हो गया है. उन्होंने अपने फादर को देखा एक्ट करते हुए या सीनियर्स को देखा एक्ट करते हुए, तभी वो काम सीखते सीखते. जितने भी आप देखेंगे जो लोग जल्दी सिनेमा में हीरो बन गए, वो किसी ना किसी अपने फैमिली बिजनेस के, इस फिल्म मेकिंग बिजनेस से कनेक्टेड थे. सो दे वर अवेयर ऑफ द एंटायर एटमॉस्फेयर. फिल्म का एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है और थोड़ा सा इजी इसलिए है कंपेयर टू थिएटर, बिकॉज वही जो आपने बोला, रीटेक की गुंजाइश वहां रहती है और छोटी छोटी लाइनों को याद करके ही शॉट्स बनते हैं. और फिल्म में डायरेक्टर ही कमांडर होता है, और डायरेक्टर अगर चाहे तो एक एवरेज या साधारण एक्टर से भी काम ले सकता है. ये फिल्म में एक प्लस पॉइंट है. आपका जो फर्स्ट टीवी सीरियल आया था, पुलिस फाइल्स आया था, इट वाज, ये दूरदर्शन के लिए बनाया था. तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत, आपको मिला कैसे? मिला तो तब हमारा यही तरीका था. हमें खबर लगती थी कि ये प्रोड्यूसर हैं जो इस वक्त एक नई सीरियल बना रहे हैं दूरदर्शन के लिए, तो उनका एड्रेस लेके अपने दोस्तों से ही उनके यहाँ फोन करना, उनके यहाँ जाना. फिर वो बताते थे कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फलाना दिन ऑडिशन है. तो ऑडिशन देने जाते थे, ऑडिशन देते थे, उसके बाद वेट करते थे. तो बहुत चीजें जेन्युइनली ही होती थी. तो ऑडिशन में अच्छा लगा, और एक खास कैरेक्टर का ही ऑडिशन दिया था. वो डायरेक्टर को अच्छा लगा, उन्होंने बुलाया, कहा कि यू आर कास्टेड. तो इस तरह से हुआ. सिंपल, जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं वैसे सिलेक्शन हो जाता है. आपकी पहली मूवी निर्माण 1987 में आई है, तो वो आपने बोला कि आप 92 में मुंबई गए हो. तो ये फिर मूवी आपको दिल्ली में मिली कि मुंबई में मिली? दिल्ली में मिली. हाँ, दिल्ली में हुआ था. वो डायरेक्टर बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, मिस्टर अरुण जेटली. अभी वो गुजर गए हैं. वो बॉम्बे के ही थे, बॉम्बे में ही रहते थे, लेकिन वो एक छोटी लो बजट फिल्म बनाना चाह रहे हैं. और हालांकि 35 mm पे ही शूट किया, फिल्म पे ही शूट किया था. तो दिल्ली के एक्टर्स को लेके ही शूट किया था, लेकिन हमने बॉम्बे भी शूट किया, बॉम्बे में डबिंग की, बहुत सारा काम बॉम्बे में हुआ था उसका. तो पहली बार बॉम्बे जाना मेरा इसी फिल्म की वजह से हुआ है. तो कुछ याद है इस मूवी के प्रति जो जुड़ी हुई है, जो आप? हाँ, अच्छी याद है. फर्स्ट टाइम SL स्टूडियो में हमने शूट किया था, फिल्म सिटी में शूट किया था. पहली बार जब बम्बई आए, चूंकि सपना तो बम्बई का ही था, तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, एक उत्साह भी था कि कब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, क्या मैं उन स्टूडियोज में काम करूंगा जिसके बारे में मैं बचपन में कश्मीर में सोचा करता था. यहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, क्योंकि लोग ऐसी बातें करते थे कि यहाँ पे क्रांति शूट हुई है,
यहाँ पे मुगल आजम हुई है, इस तरह की बातें तो होती थी. सो दैट फिल्म गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी मुंबई एंड अंडरस्टैंड व्हाट मुंबई इज ऑल अबाउट, हाउ पीपल आर देयर, बिकॉज पीपल आर क्वाइट डिफरेंट. अब तो दिल्ली मुंबई थोड़ा सा सिमिलर ही है, लेकिन तब काफी डिफरेंस था. बॉम्बे के लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा काम ओरिएंटेड. दिल्ली में ये है कि बातें और लफाजी और दूसरी चीजें भी होती हैं, और बॉम्बे थोड़ा सा रूथलेस शुरू से ही रहा है. और बिना मतलब के लोग यहाँ मिलते नहीं, बिना मतलब के लोग यहाँ पे संबंध नहीं बनाते. ये चीजें तब सीखने को मिली. फिर मुझे कहाँ रहना होगा जब मुझे बम्बई आना होगा, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी है. यहाँ पे अलग सिस्टम है, दिल्ली जैसा सिस्टम नहीं है. यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर रेंट पे रहना है तो रेंट पे ही रहना था. हम सीधे घर तो खरीद नहीं सकते थे यहाँ, तो रेंट पे रहने की भी जो एक मानसिक तैयारी थी उसको रख. पहली बार जब आपने रेंट पे लिया अंधेरी में रहे तो? अंधेरी, क्योंकि वो अंधेरी सेंटर है, मतलब आर्टिस्ट लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए. रेंट कितना होता था आपका घर का तब हर करीब 2600 रुपया था. तब भी 2600 बहुत हो गया तब. हाँ, 92 की बात बता रहा हूँ. बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव. बॉम्बे वाज ऑलवेज एक्सपेंसिव. अभी हम आते हैं जो मेन मुद्दे की बात होती है, शक्तिमान. वो आपको सीरियल कैसे मिला? देखिए, सीरियल या फिल्म ऐसे ही मिलती है, कुछ करना नहीं पड़ता है. व्हेन यू आर इन द मार्केट तो पीपल टॉक अबाउट यू, है ना. इट्स जस्ट वर्ड्स स्प्रेड फ्रॉम हियर एंड देयर. I was already doing a show named Virat and Mukesh Khanna was my co-actor there. तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई टीवी सीरियल भी बना रहे हैं, बट मुकेश खन्ना का पता है, तो हमने देखा भी है उनको. तो उनके साथ थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी उस सीरियल के दौरान. विराट एक शो चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें. तो उन्होंने बुलाया. फिर मेरा तब सेक्रेटरी भी होता था, तो मेरे सेक्रेटरी को भी पता था कि ऐसा ऐसा एक शो बन रहा है. तो वो मिले, उनसे बात हुई. जो डायरेक्टर थे मिस्टर दिनकर जानी, उनसे मुलाकात की. फिर मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई. तो उनको मेरा थिएटर का बैकग्राउंड भी पता था, और मुकेश खन्ना ने भी रिकमेंड किया था. तो उस तरह से बात हुई. और फिर उन्होंने ये डॉक्टर जयकौल का कैरेक्टर के लिए बताया. शुरू में तो ये सिर्फ 2 एपिसोड या 4 एपिसोड के लिए सोचा गया था, लेकिन जिस तरह से इसका रिस्पॉन्स फर्स्ट एपिसोड में ही एक तरह से माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स था, तब उन्होंने इसको फिर एक रेगुलर कैरेक्टर के रूप में रखा. क्योंकि ये जो शक्तिमान मूवी सीरियल था, ये आई थिंक इट वाज द फर्स्ट सुपर हीरो कैरेक्टर इन इंडियन, नॉट ओनली मूवी में भी. इट वाज द फर्स्ट सुपर हीरो कैरेक्टर, और बहुत बच्चों को पसंद आया. और इसमें से 4 कैरेक्टर बहुत मशहूर हुए, उसमें से आपका कैरेक्टर एक था. जयकाल, समार किलविश, शक्तिमान और गीता. दीज आर द 4 कैरेक्टर जो कि लोगों की जुबान पे हैं, और डॉक्टर जयकाल इज वन ऑफ देम. तो उस सीरियल करते करते मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुकेश जी के साथ या किसी और के साथ, कुछ अनमोल यादें जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, देखिए, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि शूटिंग जैसी लगती नहीं थी, बिकॉज माहौल बहुत अच्छा था. मुकेश खन्ना एज ए प्रोड्यूसर बहुत ख्याल रखते थे सारी चीजों में. तो इट वॉज मोर ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट. वी हैड लॉट ऑफ टाइम फॉर अस in makeup room also, because generally shootings were happening at a very leisurely pace. जो आज का टेलीविजन है, या सन 2000 या 2002 से जो टीवी का दौर शुरू हुआ, जिसमें एकदम फैक्ट्री की तरह काम करना शुरू हुआ, कि एक्टर्स को फुर्सत ही नहीं मिलती कि एक दिन में 7 सीन, 8 सीन कब करना पड़ता है. एक सीन किया, फौरन भागो मेकअप में और वहाँ कपड़े चेंज करो. आजकल 5 एपिसोड एक हफ्ते में चलते हैं, तब एक हफ्ते में एक एपिसोड चलता था. जी. तो वो हम हफ्ते में, मतलब महीने में मेरे तो शायद 4 या 5 दिन की शूटिंग होती थी. उसी में सारा मटेरियल आ जाता था महीने का. एंड इट वाज अ वेरी एंजॉयबल शूट. वी ऑल यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. हंसी मजाक जोक के साथ साथ ये काम चलता रहा. तो उसमें तो मेरे ख्याल से 6 साल चला है ये. और वी हैड अ वेरी गुड जर्नी. एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें कभी लगा नहीं था कि हम कुछ बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं. ऐसा लगा नहीं था. सब रोल्स में हर कोई एक पॉइंट के बाद जेल हो गया था. फिर बस वही करना था अपना. एंड डायरेक्टर्स जितने भी थे, 3-4 डायरेक्टर्स थे उसमें, अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्टर दिनकर जानी. और जो कि प्रोड्यूसर खुद एक्टर ही थे, तो इसलिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं था. आई थिंक चंद्रकांता के बाद दिस वाज द मोस्ट सक्सेसफुल सीरियल एट दैट टाइम. चंद्रकांता जो उन्हीं दिनों खत्म हो गया था. उसके बाद जब ये शक्तिमान आया, सो इट वाज ये अनएक्सपेक्टेडली, इसने बहुत ज्यादा ऑडियंसेस को अट्रैक्ट किया एंड बहुत जल्दी ये बहुत सुपरहिट हुआ. सो इस सीरियल में जब आपको रोल मिला, उससे आपकी जिंदगी कितनी बदली? डू यू थिंक इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर, के इट वाज जस्ट वन ऑफ द शो? नहीं, आई कांट से इट वाज जस्ट वन ऑफ द शोज, बट
I can't also say that it was a major turning point. Yes, I was more known. लोग मुझे पहचानते, धीरे धीरे पहचान जो थी वो, जो सड़क पे भी लोग पहचानते थे, वो इससे अरे डॉक्टर जयकौल ये जरूर हुआ। वो आज भी होता है, जबकि मैंने उस वक्त भी लगातार दूसरे शोज में भी मैं काम करता रहा था और अच्छे अच्छे शोज किए हैं मैंने, फिल्म्स भी की हैं, लेकिन ये था कि जो देखने वालों के माइंड में, जैसे अगर मैं एक घटना बताऊं, इट वाज समवेयर अराउंड 2001 और 2, मैं घाटकोपर गया था किसी एक इवेंट के लिए, तो वो इवेंट खत्म करके, जो घाटकोपर बड़ा ही वैसा एरिया है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ मुंबई। उसके बाद शक्तिमान के बाद आपने 96, 97, 98 और 99 में कंटिन्यूअसली एक मूवीज की है, तो अभी तक जो आप मूवीज की बात करते हैं, अभी सीरियल तो बहुत हो गया, तो आपकी बेस्ट मूवी जिसमें आपने जो कौन सी लगती है, जिसमें आपने अच्छा काम किया, एज जो आपको लगता है, बिकॉज व्यूअर्स को क्या लगता है कि दैट इज डिफरेंट, आपको कौन सा रोल अच्छा लगता है और किस मूवी का अच्छा लगता है? हैदर ही मुझे पसंद है, हैदर मेरे मन पसंद है। हैदर तो बहुत, मैं उस पे अलग से आने वाला था, बिकॉज हैदर प्ले पर बेस्ड रहा है। तो हैदर के लिए आपको कश्मीर शूटिंग करने जाना पड़ा कि इट वाज ऑल डन आउट? हैदर ही। तो हैदर के लिए डिड यू गो टू कश्मीर फॉर कश्मीर? वेरी लॉन्ग पीरियड, नियरली 1 month। हाउ वाज दैट पीरियड व्हेन यू वर इन विद द क्रू, शूटिंग क्रू के साथ थे? हाँ, थोड़ा सा तनाव था, मतलब कश्मीर में भी थोड़ा सा तनाव था, लेकिन बाय एंड लार्ज चूंकि कुछ सिक्योरिटी भी थी और वहां शूटिंग करने की परमिशंस दी गई थी, मेजर कोई इशू नहीं हुआ। बट ये था कि छुटपुट इंसिडेंट्स तो हुए, 1-2 बार शूटिंग रोका भी है। हम लोग शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, तो वहाँ कुछ स्लोगनबाजी हुई, हिंदुस्तान मुर्दाबाद टाइप का कुछ स्लोगन हुआ और शूट कैंसिल करना पड़ा, तो हम सबको एक तरह से भागना पड़ा। ऐसे 2-3 घटनाएं हुई थी। एक घटना तो मैं भी था उसमें, और एक कहीं डाउनटाउन में शूट हो रहा था, तो वहां भी शायद शाहिद कपूर को थोड़ा सा हैरास किया गया था, तो शूटिंग तब कैंसिल हुई। इस तरह से हुआ, बट बाय एंड लार्ज बिकॉज सिक्योरिटी वाज देयर विद द एंटायर यूनिट ऑल द टाइम, सो वी डिडंट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम्स। ये 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। तो शाहिद कपूर के साथ काम करना कैसा, इज इट इजी के? जैसे सबके साथ होता है, प्रोफेशनल है, सब अपना अपना काम करते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, साथ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो कभी आपने किसी और बड़े एक्टर के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन वगैरह से कभी मौका मिला आपको काम करने का? नहीं, अमिताभ जैसे एक्टर के साथ तो मौका नहीं मिला, बट इच्छा तो जरूर है, कभी ना कभी। तो नाउ कमिंग टू बैक, जिसके लिए मैंने ये कार्यक्रम एक्चुअली बनाया है, कि 1990 में जो कि हम कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भी हुआ, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में अगर आपको थोड़ा पता है, इफ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंसेस, जो अगर आपकी फैमिली ने कुछ झेला है, या आपने झेला है, या आपके किसी दोस्त ने झेला है, ताकि हमारे श्रोताओं को ये पता लगे कि 1990 में एक्चुअली हुआ क्या था। हमारे साथ तो हमारे घर के साथ ही हुआ, मतलब मेरी फैमिली के साथ ही हुआ। उसमें तो हम लोग चिट्ठियों के जरिए ही खबर लगती थी, फिर फोन भी करते थे। हम तो दिल्ली में ही थे, मेरा भाई भी मेरे साथ दिल्ली में था, बट मदर वॉज फियर स्ट्रक। मदर की हालत खराब हो गई थी 90s में ही, जब ये सब जो शुरू हुआ था मस्जिद से, जो पंडितों को निकालने वाला एक मुहिम जो था, तो वो माँ बताती रहती थी, चिट्ठी में भी लिखती थी, फोन पे भी बात करते थे। फिर हमारा फोन नहीं था, हमारे पड़ोसी का फोन था, मिस्टर खजांची उनका नाम है, तो उन्होंने भी एक बार फिर हमको मना कर दिया कि आप फोन पे इतनी सारी डिटेल, ये सब बात मत करो, टेररिज्म ओरिएंटेड कुछ भी बात मत करो, बिकॉज ऐसा फियर भी हो गया था। सो फोन पे वो बोलते थे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, जबकि अच्छा कुछ नहीं था। और माँ यही बताती थी कि हमारे घर पे आए दिन कुछ ना कुछ पथराव जैसा होता था, और जो मोहल्ले में क्या बोलेंगे उनको, छुटपुट गुंडा एलिमेंट या टेररिस्ट एलिमेंट थे, वो अगर जैसे कश्मीर में डब होती है ना, डब, हमारी जो बालकनी तो अक्सर लोग बैठते हैं, हाँ, तो माँ को कोई ना कोई कभी ना कभी हफ्ते 10 दिन में एक ना एक आदमी आके बोलता था कि अंदर जाओ, और यहाँ क्यों हो, चले जाओ, कश्मीरी में ही। और कई बार पथराव जैसा भी होता था, एक दबाव क्रिएट हो गया था कि यू हैव टू लीव दिस प्लेस। और मेरे फादर लकी थे कि उनको गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, तो उनको जीप आती थी पिक करने के लिए और जीप छोड़ने के लिए जाती थी। सो दैट वे ही डिडंट फेस मच प्रॉब्लम, बट इन ऑफिस एंड हियर एंड देयर दे वर फेसिंग लॉट ऑफ, एक टेंशन तो था ही। फिर हमारे घर में धीरे धीरे करके सभी जो नेबर्स थे वो जाना शुरू हो गए। एक तो यंगस्टर्स वहां पे कोई नहीं था। लकीली हमारे घर में जो हमारी सिस्टर है, उनकी शादी 88 में हो गई थी, तो ये फियर भी हमारी फैमिली में कम था कि जिन घरों में जवान लड़कियां हैं उन लोगों का प्रेशर भी ज्यादा था,
तो हम उस मामले में थोड़े लकी रहे कि दीदी की शादी 88 में हो गई थी, तो घर में सिर्फ सीनियर लोग ही थे, मेरे फादर, मेरे मदर और मेरे नाना जी, ये लोग हमारे ही घर पे थे। और आए दिन इनको थोड़ा थोड़ा थ्रेट मिलता ही रहता था। और हमारे पड़ोस का एक घर जला दिया गया, ये खबर भी मिली। और मैं दिल्ली में था, एक पॉइंट में एक शूटिंग के लिए भी गया था, तो मुझे बहुत खराब ड्रीम्स भी आते थे। आई यूज्ड टू सी दिस फायर, कश्मीर का जो फायर है ना, घर जल रहे हैं, मोहल्ले जल रहे हैं, ये मुझे हॉन्ट करता रहता। और मैं उस चक्कर में फिर पेरेंट्स से बात करता था, वो बताते थे हाँ ये घर जल गया, वहां पे जल गया, ऐसा हो रहा है। बट माँ जब आ गई तब ये प्रॉब्लम कम रही, लेकिन फादर वहीं रहे। ही वॉज वेरी एडमेंट। Why he was adamant because he wanted to finish his job. उनके जॉब में 2 साल और थे, तो वो अपना जॉब का रिटायरमेंट और वो भी जो मिलता है पेंशन, ग्रेचुटी, वो सब लेना चाहते थे और तभी निकलना चाहते थे, और वही किया उन्होंने। He stayed there for another 5 years till 95 he was there, and luckily he had some good friends, ऑफिस के ही फ्रेंड्स थे, and उन्होंने भी लेकिन काफी तकलीफ तो झेली है। वो मतलब एक तरह से बहुत सैड है बोलना कि 3-4 लोग घर में आए थे और पानी का जो ये होता है ना वाटर पाइप, उससे उनको पीटा था। तो बड़ी दुखद बात थी वो, क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। बट हमारे फादर ने जब ये घटना बताई थी तो बहुत आंसू थे उनकी आंखों में, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई दैवी शक्ति थी जो वो टिके रहे वहीं पे 95 तक, और फिर अपना सब जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स था वो लेके और बहुत ही मामूली से पैसे में घर छोड़ के आ गए थे। वो भी उनका एक मुस्लिम फ्रेंड ही था। तो अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, नया कुछ शूट चल रहा है, जिसके बारे में इफ यू वांट टू से समथिंग, कुछ स्टोरी बत क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए नया मसाला, क्या कुछ आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? नए में अभी मैं रिसेंटली मनाली में था फॉर नियरली 1 month. I was shooting for a web series, and this web series is made by Roy Kapoor Productions along with Ramesh Sippy Films. इसमें मैं एक कलेक्टर का रोल कर रहा हूँ। ये थ्रिलर है और पुलिस थ्रिलर है। इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो ये अभी रिसेंट वर्क है, इसकी शूटिंग अभी वापस होगी जनवरी में भी। उसके अलावा एक और वेब सीरीज है जिसकी शूटिंग अभी जनवरी में होने वाली है, वो भी किसी नेटफ्लिक्स या प्राइम के लिए ही बनने वाली है। फिर उसके अलावा कुछ बातचीत हो रही है अभी, वो फरवरी मार्च में मटेरियलाइज होगा। तो मुझे आपसे प्रश्न पूछना, अभी देखो वेब सीरीज रिसेंटली एक नया एक ट्रेंड चालू हुआ है, और अगर आप देखो कोरोना के काल से कुछ मूवीज भी वेब सीरीज में कन्वर्ट हो गई है ऑलमोस्ट। कुछ मूवीज जो है दे रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स। क्या करें, क्योंकि थिएटर तो बंद है, अब मूवी बनी हुई है उसको कहाँ रखेंगे, इससे चलो 2 रुपए कमाएंगे तो उससे ही। सो ऐसे काल में जहां पे अभी आपके पास वैरायटी ऑफ द थिंग है, एक थिएटर भी आजकल है, मूवी भी है, टीवी भी है, वेब सीरीज भी है, तो एक नए आर्टिस्ट के लिए क्या एंट्री मुश्किल हो गई है कि अभी डिफिकल्ट हो गई है कि इजी हो गई है? नहीं, अगर सम टोटल पूछे, नेट रिजल्ट पूछे इसका, तो बराबर है। पहले भी जितना मुश्किल था उतना ही आज भी मुश्किल है, क्योंकि पहले लोग कम थे और एवेन्यूज भी कम थे, तो स्ट्रगल अपने आप ही ज्यादा थी। अभी लोग भी ज्यादा है, चॉइसेस भी ज्यादा है, एवेन्यूज भी बहुत सारे। आपके पास इतने एवेन्यूज है, फिल्म्स है, टीवी है, एड फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स है, फिर वेब सीरीज है, वेब फिल्म्स है, इतने चैनल्स हैं, फिर यूट्यूब चैनल है। और कुछ नहीं तो आप जैसे अपने यूट्यूब के लिए ही तो एक छोटी फिल्म बना ही सकते हो। आप बोलो कि मैं भाई 5 लाख की एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब पे चलाऊंगा, फिर फ्यूचर में एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाऊंगा। तो कुछ एक्टर्स तो चाहिए ही आपको, चाहे कम पैसा ही दो, लेकिन एक्टरों को आप हायर करोगे, काम दोगे। तो इस तरह से काम बहुत है, तो एक्टर्स की तादाद भी बहुत है। तो इतनी तादाद में अपनी जगह बनाना ये फिर एक टफ काम है। इट इज नॉट सो इजी। वैसे भी आप देखते ही होंगे, टीवी और फिल्में देखते ही हैं, तो कितने एक्टर्स हैं जिनको लोग पहचान भी पाते हैं ठीक से, चेहरे से और फिर नाम से पहचानना और बड़ी बात है। अब हमारा जो प्रीवियस जनरेशन था उस वक्त तो सिर्फ फिल्म्स थी, केवल फिल्में थी। टीवी भी बड़े लेवल पे तो 90s लेट 80s से आना शुरू हुआ। जो लोग 60s और 70s में सिर्फ फिल्म करने के लिए निकले थे घर से, वो तो एक पॉइंट के बाद छोड़ दिए, 2-4 साल स्ट्रगल किया और फिर चले गए। फिर तो कहीं नौकरी कर ली, कोई सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में गया, कोई टीवी में प्रोड्यूसर बन गया, इस तरह की जॉब की। आज हालांकि एवेन्यूज बहुत है, और अगर कोई सीरियसली अपना करियर भी बनाना चाहता है, वो अगर झूठे सपने नहीं देखे, ठीक से अपने आप को ट्रेन करे, तो एक डिसेंट लाइफ जी सकता है एज एन एक्टर। सो इफ अ पर्सन सीरियसली वांट्स टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड, चाहे वो एक्टर हो, स्क्रीन राइटर हो, कैमरा पर्सन हो, डायरेक्शन हो, तो वो बना सकता है और एक डिसेंट लाइफ जी सकता है।
सो फॉर ए स्टार्टर, एक जो जैसे मेरी बेटी है, मेरे बच्चा है, अगर मुझे कल इनको हमारे श्रोता बहुत ही जो जानना चाहेंगे कि फिल्म लाइन में या टेलीविजन लाइन में या इस लाइन में, मैं सिंपल बोलूंगा कि एक्टिंग लाइन में, इट कैन बी एनीथिंग, इसमें जाने के लिए अगर मुझे आज अपने बच्चे को तैयार करना है कि ताकि कल 15 साल डाउन द लाइन, आफ्टर 15 इयर्स 14 इयर्स उसको एक अच्छा रोल मिले, तो आप उसके लिए उन जैसे हमारे श्रोता जो सुनना चाहोगे उनके लिए आप क्या लाइन या क्या ट्रैक सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, आप सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? किसी भी डिपार्टमेंट, एनीथिंग जिसमें एक्टिंग रिलेटेड हो। हाँ, तो उसका तरीका यही है कि पहले तो आप एजुकेट हो जाए ठीक से टिल +2, उसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है तो ग्रेजुएशन की तरफ भी जाएं, और अगर आप उसी वक्त किसी फिल्म स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ट्राई करें कि फिल्म स्कूल बहुत सारे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में तो बहुत सारे फिल्म स्कूल्स हैं, इंडिया में भी हैं अभी, बट बाहर तो ज्यादा है, यहाँ भी अभी डेवलप हो गया है। 2-2 साल के जो मास कम्युनिकेशन के एरियाज हैं, मास कम्युनिकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सब डिपार्टमेंट की दी जाती है, तो उससे गुजरें और उस दौरान देखें कि आपका अपना इंटरेस्ट किधर है। बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो, राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, एडिटिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, या 2-3 डिपार्टमेंट्स में देखिए उसका किधर क्या इंटरेस्ट, ये अर्ली 20s तक डेवलप हो जाना चाहिए, और फिर आपको किसी न किसी फील्ड से 4 पैसे कमाना शुरू करना चाहिए इन योर अर्ली 20s, और फिर उसी फील्ड में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे आपने बोला कि थिएटर करना चाहिए, कि आजकल थिएटर बहुत कम हो गया जितना पहले था ज्यादा, तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है? नहीं, एक्टर बनना है तो थिएटर करना ही पड़ेगा। आजकल ऐसा नहीं है कि कम है, आजकल थिएटर उतना जितना आपके समय था उतना ज्यादा थिएटर नहीं है आज। हाँ, बात सही है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। कॉलेज लेवल का थिएटर हो, इमेचर थिएटर हो, करना ही पड़ेगा। एक्टर बनना है तो करना चाहिए। अगर दूसरे डिपार्टमेंट है तब थिएटर की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर एक्टर बनना है तो फिर या तो उस एस्पायरेंट को किसी फिल्म में एज एन असिस्टेंट काम करना चाहिए। तो ऐसा मैं बताऊं कि अगर हमारे श्रोताओं को एक्टिंग में जाना है तो दे कैन जॉइन योर स्कूल आल्सो, यू आर आल्सो रनिंग एक्टिंग स्कूल, करेक्ट? या सो व्हाट आई विल डू, हम आपके जो स्कूल के जो डिस्क्रिप्शन में आई विल ऐड द वेबसाइट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, सो दैट जो हमारे श्रोता है अगर उनको एक्टिंग में जाना है या और कुछ हेल्प चाहिए, दे कैन डायरेक्टली सेंड यू एन ईमेल एंड गेट इंफॉर्मेशन। हाँ, ठीक, दैट विल बी गुड, उससे दोनों को एक हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज व्हाट आई सी कि लोगों को करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना है। मेरा और अभी तो मौका है, अभी तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमने बहुत क्लासेस किए, और ऑनलाइन में हिंदी स्पीकिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी शूटिंग्स होती रहती है, मैंने सुना है, और जब यहाँ की टीम वहां जाती है तो दे सर्च फॉर हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स, तो ये तो होता ही रहता है। और वैसे भी शौकिया प्ले करने में कोई बुराई नहीं है, प्ले करने से थोड़ा सा ओपन अप भी होता है, थोड़ा अच्छा भी फील होता है, इमोशंस चैनलाइज हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ह्यूमन साइकी की, बिहेवियर की, एक्सप्रेशंस की, बहुत सारे फायदे तो होते ही हैं। तो ललित जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला, कुछ नहीं है तो बहुत ज्यादा समय आपने निकाला है, तो उसके लिए लोटस वर्ल्ड आपका शुक्रगुजार है। हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए आपने समय निकाला, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है कि हमारी जो हमने मेहनत की है, तो उसके लिए लिटरली वी से दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। तो एक छोटे सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को एक रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, मेरे आप सभी देखने वालों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ये चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभ इच्छा है। लोटस वर्ल्ड आगे बढ़े, ये मेरी दिली इच्छा है। चलो, थैंक यू। ठीक है राकेश जी, ओके, थैंक यू, बाय।